दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न का भाग 2। हमारे पास यहाँ दो प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को समझने की जरूरत है। इस समय का मतलब होता है वर्तमान, माने प्रेजेंट एज ऑफ सन। पुत्र का अभी वर्तमान आयु क्या है ये हमको पता करना है इसमें। तो दोस्तों आइए लगाते हैं हम लोग। सोल्यूशन 1। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि किस की आयु को हमको x मानना है। यहाँ दिया हुआ है एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। इसमें से किसी भी एक को हम x मान लेते हैं, क्योंकि पुत्र की आयु को ज्ञात करनी तो हम ऐसा करते हैं, पुत्र की आयु को हम x मान लेते हैं। x क्या है? x एक आपका चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो कि अनिश्चित हो, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं। तो x एक चर राशि है, तो हम यहां मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो ध्यान देंगे, जब पिता और पुत्र दोनों की आयु मिला के 40 वर्ष है और पुत्र की आयु यदि x वर्ष है, तो 40 में से x घटा देंगे तो पिता की आयु निकल आएगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो पिता की आयु बराबर 40 माइनस x। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो 16 वर्ष बाद, तो ध्यान देंगे 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु में भी 16 जुड़ जाएगा और पिता की आयु में भी 16 जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोलह वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 16 वर्ष। 16 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 40 माइनस x प्लस 16। इसको अगर आगे हम हल करेंगे तो 40 में, ये 40 के आगे कोई भी साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है। 16 के आगे धन है, ये भी धनात्मक है। दोनों आपस में जुड़ेंगे, 40 और 16 हो जाएगा 56, यानी 56 माइनस x, ये हो जाएगा इनकी। अब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण सेट कर लेते हैं। दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन को हल करने का वो यही है। यहां से आपको एक समीकरण बनाना होगा, वहां पे आपको मिस्टेक अगर आपसे हो जाता है तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। तो जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है, जहां से हम इक्वेशन एक जनरेट करेंगे और उसको आगे हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बोल रहा है 16 वर्ष बाद पिता की आयु, ये हो गया आपका 56 माइनस x बराबर पुत्र की आयु से दोगुनी। तो पुत्र की आयु क्या है, यह है 16 वर्ष बाद x प्लस 16, इसका क्या है दुगनी, यानी 2 टाइम्स, 2 गुना। तो हम 2 का गुणा कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन सेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके x का मान डालेंगे। ये देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल कर देते हैं। 56 माइनस x बराबर 2 का पहले x में मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का 16, तो 2 का x में होगा तो आएगा 2x
2 का 16 में होगा तो आएगा 32। अब हम लोग एक्स एक्स वाले स्टेप को एक साइड करते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस एक्स, फिर ये देखिए 2x के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, यानी इसको हम धनात्मक मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और यह दाएं पक्ष से यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में आ रहा है, तो इसका चिन्ह बदलेगा। यह अभी धनात्मक था, अब हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा -2। दोस्तों यहाँ पे बचा क्या, +32। तो +32 नहीं लिखते हैं, इसको सीधे 32 लिख देते हैं। ये +32 धनात्मक है, अगर यहाँ प्लस चिन्ह नहीं है तो भी यह धनात्मक है। अब दोस्तों ध्यान देंगे, ये -x से घूम करके उधर जाएगा, तो जब राशियां एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उनका चिन्ह बदलता है। यह भी ऋण चिन्ह के साथ यानी ऋणात्मक है, दाएं पक्ष में जाएगा धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो ऋण x बन जाएगा धन x। अब आगे देखते हैं इसको। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ये x के आगे कुछ नहीं है तो इसको हम एक मान के चलते हैं। ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, ऋण 1x और ऋण 2x दोनों मिलके हो जाएंगे ऋण 3x। दोस्तों एक मिस्टेक हमने कर दिया है, x यहाँ पे रहेगा, केवल अंक लाना है हमको, तो ये हमारा मिस्टेक हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए ये 32 है यहाँ पे, ये +56 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है यानी यह धनात्मक है, यह दाएं पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऋण 56। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऋण x और ऋण 2x मिलकर हो जाएंगे ऋण 3x। अब देखिए 32 में से 56 घटेगा नहीं, हम लोग इस 56 में से 32 घटाते हैं, 6 में से 2 जाएंगे आएगा 4, 5 में से 3 जाएगा आएगा 2। बड़ी संख्या कैसी है, बड़ी संख्या 56 और उसके आगे ऋण चिन्ह या ऋणात्मक है तो इसके आगे भी ऋण चिन्ह होगा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर इधर हो जाएगा -24। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ये ऋण 3x दिया है, तो ऋण 3x का मतलब क्या है, ऋण 3x का मतलब है ऋण 3 × x। ऋण 3 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो ऋण 3x आएगा। तो अभी ये इधर मल्टीप्लाई के स्टेज में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन के स्टेज में आएगा, यानी जो मल्टीप्लाई में हो डिवीजन में जाएगा और जो डिवीजन में हो मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में था तो हम डिवीजन में डाल देंगे, डिवीजन स्टेप में। अब देखिए नीचे माइनस ऊपर माइनस कटेगा, 24 में 3 से हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो 3 × 24 हमारे पास क्या आएगा 8। x क्या है, x है पुत्र की वर्तमान आयु यानी हो गया 8 वर्ष। और ज्ञात क्या करना था, इस समय पुत्र की आयु कितनी, इस समय यानी वर्तमान, यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। दोस्तों यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व व 9 वर्ष बाद आयु वर्षों में का गुणनफल 15 है। इसका मतलब यह है कि जो आयु है वह वर्ष में दिया गया है, 5 साल पहले की जो भी आयु थी, 5 साल बाद 9 साल बाद की जो भी आयु थी, दोनों का जब हम गुणनफल गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 15 मिलता है। तो राजीव की वर्तमान आयु बताइए, यानी प्रेजेंट एज ऑफ राजीव हमको ज्ञात करना है, पता करना है। तो देखते हैं, क्या राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम यहाँ राजीव की आयु को x मान लेते हैं। माना राजीव की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब दोस्तों 5 साल पहले आयु कैसी होगी, पांच वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी, 5 माइनस हो जाएगा इसमें। जैसे किसी की आयु अगर आज 20 साल है तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, 15 होगी, तो उसमें 5 घटा देंगे
और फिर दिया है 9 वर्ष बाद आयु, यानी आज जो भी आयु है इसके 9 साल बाद आयु क्या होगी, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 वर्ष बाद राजीव की आयु बराबर x प्लस 9। अब दोस्तों ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहां से हम इक्वेशन जनरेट करेंगे, यानी प्रश्न अब क्या बोल रहा है। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, इतना स्टेप बाय स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल आंसर आना है आपको। हाँ, इक्वेशन जो है, जब इक्वेशन जनरेट करना हो थोड़ा ध्यान देना है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु यानी x - 5, 9 वर्ष बाद आयु यानी x प्लस 9 का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणनफल कितना आता है 15। ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का कंडीशन नहीं दिखा हुआ है, दो ब्रैकेट आमने सामने अगर होते हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम उसमें मल्टीप्लाई मानते हैं। तो देखिए क्या करना कैसे है, पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, ऐसे लिख लेते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x स्क्वायर, प्लस x का 9 में करेंगे तो 9x। अब फिर वैसे ही होगा, इस -5 का इन दोनों मल्टीप्लाई, यानी -5 का पहले इस x में मल्टीप्लाई होगा और फिर इस -5 का 9 में होगा। तो -5 का x में करेंगे तो आएगा -5x, और इस -5 का +9 में करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस, और 5 का 9 में करेंगे तो आएगा 5 9 45 यानी 45 बराबर यहाँ पे है 15। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं x के ऊपर स्क्वायर है, यानी यह एक वर्ग समीकरण बन रहा है, स्क्वायर इक्वेशन बन रहा है। तो हम उसको उसी फॉर्म में ले आते हैं, इस 15 को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे होगा क्या x स्क्वायर, देखिए यहाँ ध्यान देते हैं, प्लस 9x है माइनस 5x, ये आपस में जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो एक प्लस एक माइनस यानी घटेगा। 9 में से अगर 5 घटाएंगे, देखिए एक्चुअल में होता कैसे इसमें, हम अगर यहाँ रफ वर्क करें तो ये होता है आपका 9x माइनस 5x। इसको अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 - 5 और यहाँ बाहर आ जाएगा x। 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, तो आ जाएगा 40। बड़ा नंबर पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस 40। हमारे पास यहाँ फिर क्या है -45, ये 15 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, यानी ये क्या है धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव बनेगा, यानी ऋणात्मक बनेगा, तो ये हो जाएगा ऋण 15 बराबर हो गया 3। अब दोस्तों आगे सॉल्व करके देखते हैं, ये -45 है, -15 दोनों ही सजाती हैं, यानी ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो आपस में जुड़ेंगे और वो चिन्ह लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -1 -2 है, तो दोनों ही संख्या ऋणात्मक हैं, स्वजाती हैं यानी सजाती हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 और 1 3, दोनों में जो साइन रहता है वो लग जाएगा। वही काम यहाँ करेंगे, ऋण 45 में ऋण 15 दोनों ही ऋणात्मक हैं, आपस में जुड़ेंगे, और जो सिंबल है वो दोनों में लग जाएगा। तो सिंबल यानी चिन्ह है किसका, माइनस का, बराबर हो गया 0। दोस्तों यह हमारा एक वर्ग समीकरण बन गया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। इस तरह का वर्ग समीकरण जब भी आता है तो उसमें दो वैल्यू यानी दो मान प्राप्त होते हैं, और उस दो मान में से कुछ एक मान को हमको सही मानना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों वर्ग समीकरण जो हमको हल करना होता है तो उसमें उसको ज्ञात करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पहले और अंतिम पद का इनका आपस में हम गुणा करते हैं।
यहां देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अगर हम 60 में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 60x²। अब दूसरी चीज ध्यान ये देना है कि बीच वाला जो पद है उसको ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे कि उसको जोड़े या घटाएं तब हमको +4x प्राप्त हो। लेकिन यदि हम गुणा कर दे तो हमको 60x² प्राप्त हो जाए। यहाँ माइनस सिंबल है, हमने एक मिस्टेक कर दिया, माइनस लिखना चाहिए। -60x² प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अगर बीच वाले स्टेप को हम तोड़ दें तो हमें यहाँ +4x प्राप्त। तो दोस्तों हम लोग करके देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए यहाँ -60x² है, x² आप भूल जाइए और माइनस भी भूल जाइए, केवल आप 60 को लेके चलिए कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाए, और यदि जोड़ या घटा दें तो +4x है, x को भी छोड़ दीजिए, +4 आ जाए, यानी 4 धनात्मक। देखते हैं। देखिए पहले हम 30 से स्टार्ट करते हैं। 30 का अगर 2 में गुणा करेंगे आएगा 60, लेकिन 30 को अगर 2 में जोड़ेंगे आएगा 32 और घटा देंगे तो आ जाएगा 28, यानी हमको अभी 4 प्राप्त नहीं हुआ, ये गलत है। आगे देखते हैं, 20 में आते हैं। 20 यानी 60, जोड़ेंगे आएगा 23, 20 और 3 को, और घटा देंगे तो आएगा 17। हमको क्या चाहिए? 4। 15 से देखते हैं। 15 चौको 60, जोड़ देंगे 15 4 को, आ जाएगा 19, और अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 11। ये भी नहीं है, हमको 4 चाहिए। आगे देखते हैं। 10 छक्का 60, 12 भी है, 12 भी देख सकते हैं। 12 पंचे 60, 12 5 को जोड़ेंगे आएगा 17, घटाएंगे आएगा 7। ठीक नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं 10 और 6। 10 छक्का 60, जोड़ देंगे आ जाएगा 16, और घटा देंगे तो आ जाएगा 4, यानी ये हमको लेना सही रहेगा। तो कैसे बनाएंगे आप थोड़ा देख लीजिए। ये 10 है और ये 6, हमको देखिए यहाँ पे +4 लाना है, तो +4 लाने के लिए 10 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें +4 प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 और 6 में एक हो जाएगा +10x और दूसरा हो जाएगा -6x। तो दोस्तों इसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। हमको 2 नंबर से यहाँ मिल गए हैं 10 और 6। 10 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और भी कैसा चाहिए? पॉजिटिव। इसके लिए 10 को हम पॉजिटिव रखते हैं। अब 10 में से आप 6 घटा दीजिए, आ जाएगा 4, बचा -60 बराबर 0। अब दोस्तों जब भी कहीं ब्रैकेट होता है इक्वेशन में तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप देख लीजिए, इसको पहले x का 10 में गुणा, उसकी जरूरत ही नहीं होगी, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, ये हो गया आपका 4x। दोस्तों हम लोग को इसको तोड़ना है, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए x का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10x, माइनस है तो माइनस, x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6x, फिर -60 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि स्टेप्स कितने हैं हमारे पास। जो भी प्लस या माइनस साइन होता है वहां से हम स्टेप गिनते हैं। प्लस चिन्ह इसके आगे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर माइनस साइन है, यहाँ से तीसरा स्टेप, फिर माइनस साइन, यानी 4 पद है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो पदों का जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा देखिए कैसे बनेगा। x² + 10 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मेरा स्टेप थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप खोल रहा हूँ। अब उसको हल करना है रफ में तो आप जल्दी कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे माइनस सिंबल को अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो भी अंदर सिंबल होगा बदलेगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी ये हो गया 6x, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये बचा 60। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर निकलेगा। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, तो अगर यहाँ से एक एक्स आप निकालते हैं तो एक एक्स बचा रहेगा, यानी एक एक्स रह जाएगा प्लस 10x में से एक्स निकल गया, हम क्या बचेगा हमारे पास 10 माइनस। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक्स दोनों तरफ नहीं है, एक्स कॉमन ही निकलेगा, 6 है और इधर 7। आप देख सकते हैं कॉमन क्या हो सकता है, 60 में 6 का भाग जा सकता है, 6 में भी 6 का भाग चला, यानी 6 में कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ होगा प्लस। अब 60 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। अब दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस है तो प्लस, अब 6 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी सही है। अब दोस्तों ध्यान देंगे हमारे दो छोटे कोष्टक बन गए हैं जिसमें सेम नंबर्स हैं। एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि स्टेप हम पद कहां से गिनते हैं, किसी भी इक्वेशन में पद हम वहां गिनते हैं जहां पे प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह होता है, वो भी ब्रैकेट के बाहर। तो हमारा यहाँ से एक पद बन जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, यहाँ से दूसरा पद बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी x प्लस 10 मल्टीप्लाई कंडीशन में है x के साथ, यहाँ भी x प्लस 10 का 6 में गुणा होगा, यानी दोनों तरफ दोनों पदों में x प्लस 10 है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 10। जब यहां से और यहां से x प्लस 10 गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा x फिर माइनस x, यानी दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 6। और दोस्तों अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक चीज दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ जीरो का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए ये ब्रैकेट में जो भी चीजें उसको हम एक अंक मान लें, और ये ब्रैकेट में कोई चीज है इसको हम एक अंक मान लेते हैं कि ये कोई एक अंक। तो जब भी दो चीजों का गुणा होगा तो शून्य तब आता है जब इसमें या तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तब ये शून्य आ जाएगा, या फिर इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए तब शून्य। माने किसी भी चीज में अगर जीरो का मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं इसको सॉल्व करने की कि पहले इसके बराबर जीरो हो सकता है। तो दोस्तों यदि x प्लस 10 बराबर जीरो, तो x बराबर देखिए क्या होगा, प्लस 10 से उधर जाएगा तो माइनस 10। और देख लेते हैं यदि x माइनस 6 बराबर जीरो, तो x बराबर ये माइनस 6 से उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा। तो कभी प्लस लिखते नहीं है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो उसके आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो हम उसको बोलेंगे धनात्मक, प्लस चिन्ह है तो भी धनात्मक। लेकिन ऋणात्मक के लिए एक ही कंडीशन होती है कि उसमें ऋण चिन्ह लगा होता है, तभी हम ऋणात्मक मानते हैं। लेकिन अगर ऋण चिन्ह नहीं है तो इसको हम धनात्मक मानेंगे, प्लस चिन्ह लगाओ तो भी धनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, x एक्चुअल में है क्या, x है आयु, और आयु जो है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की आयु हमको अगर बतानी हो, जैसे हम बोले कि रामू की आयु ऋण 10 वर्ष है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलेंगे रामू की आयु 10 वर्ष है, यानी 10 ईयर्स है, सीता की आयु 20 वर्ष है, गीता की आयु 30 वर्ष, ऐसा है। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि ऋण 30 वर्ष है। तो चूंकि आयु का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ये वाले। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6। दोस्तों फिर मिलते हैं आयु संबंधी प्रश्न के किसी अन्य भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।